यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने सर अपना लेक्चर नंबर 1 रिगार्डिंग द ऑडिटिंग स्टार्ट किया, जिसमें जस्ट एक ओवरऑल थीम आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर अप की। क्लियर? बिकॉज बुक में से कंटेंट अभी हमने इतना नहीं रीड आउट किया, जस्ट इंट्रो पार्ट में अभी तक आप एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन में आपने टोटल जितने भी पॉइंट्स रीड आउट किए वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड मिला। सबसे पहले आपने क्या कहा? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आज यही नेक्स्ट आगे पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो नीचे का बॉक्स आप लोग देख रहे हैं उनमें यही 4 पॉइंट्स मेरे क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं कि सर बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज, पहले आपने कहा एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर? और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? एनी एंटिटी, मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट, मे बी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल स्ट्रक्चर। कि सर उसकी कोई लीगल फॉर्म जैसी भी हो। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल फॉर्म? दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, किसी भी तरह की लीगल फॉर्म से अगर वो बनाई गई है सर, ऑडिट हर एंटिटी का पॉसिबल है। क्लियर? एंड इवन सर यहाँ पे साइज भी मैटर नहीं करेगा। दैट मीन्स वो लार्ज स्केल हो या एमएसएमई कैटेगरी हो, मीडियम स्केल हो, वट एवर बी द कैटेगरी, हमें इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। एंड सर मेन थिंग इज व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, अल्टीमेटली इस एग्जामिनेशन करवाने का मेन मोटिव क्या है सर? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दे हो कि एक एक्सपर्ट पर्सन हम क्या करेंगे, आउटसाइड से अपॉइंट करेंगे एंड वो एक्सपर्ट पर्सन इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी ओपिनियन क्या करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा और हमें सही और गलत के बारे में क्या करेगा, गाइड करेगा कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, मैनेजमेंट इज डूइंग गुड और नॉट। इन सारे पॉइंट्स को लेकर वो क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। क्लियर? सो बेसिकली नेक्स्ट आगे जो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, मैं ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा। हाँ बट कल हमने ऑडिटिंग के प्रोसेस के स्टेप्स लिखे थे। स्टेप्स में नंबर 1 पॉइंट आपने क्या रीड आउट किया? दैट इज एंगेजमेंट। क्योंकि ये बार बार हर बार आपके पास ये रिपीट होगा। एंगेजमेंट में आपने वर्ड क्या यूज करा कि सर ऑडिटर विल परफॉर्म सम प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज एंड चेक हिज इंडिपेंडेंस, चेक हिज क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस और एक्सेप्टेंस। अगर उसको ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी मिलती हैं तो बेटर है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर करते हुए अपना एंगेजमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्लियर? देन आफ्टर दैट नंबर 2 आपने क्या रीड आउट किया कि अगर अगर मेरा ये एंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्लाइंट मुझे एंगेज कर लेता है ऑडिटिंग के लिए और मैं उनकी एक्सेप्टेंस कर लेता हूं कि यस आई विल प्रोवाइड माय सर्विसेज एंड व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज? ऑडिटिंग सर्विसेज। कि मैं आपके लिए ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। देन नंबर 2 मेरा काम जो स्टार्ट होगा, नॉट डायरेक्टली परफॉर्म करना, फर्स्टली आई हैव टू प्लान। प्लानिंग के अंदर आपने 3 पॉइंट्स पढ़े सर, ऑडिटिंग की स्ट्रेटजी, ऑडिट का प्लान एंड ऑडिट के प्रोग्राम्स। दैट इज चैप्टर नंबर 2 जो नेक्स्ट आगे आप लोग 1 के बाद करने वाले हैं। क्लियर? सर अगर एक ओवरऑल प्लान, ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड ऑल आपकी अगर डेवलप हो जाती है, एक ओवरऑल थिंग्स आप लोग डिसाइड कर लेते हैं रिगार्डिंग द, एक वर्ड चलेगा, एक वर्ड चलेगा यहाँ पे प्लानिंग के अंदर, दैट इज यू हैव टू प्लान NTE, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। कि सर जैसे आपको एक चीज तो क्लियर है कि मुझे एफएस का ऑडिट करना है। अब एफएस के ऑडिट के लिए कौन से प्रोसीजर लगाए जाएंगे, कब लगाए जाएंगे, किस हद तक लगाए जाएंगे, आई थिंक सो ये आपको एक प्री प्लान होकर चलना पड़ेगा, नॉट कि सिचुएशन देखकर लगाएंगे। माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा कि सर जिस तरह का ऑडिट मैं करने जा रहा हूं, जिस तरह की नेचर ऑफ एंटिटी है, वहां पे मेरे ऑडिट प्रोसीजर इस तरह के लगने चाहिए। मैंने 3 वर्ड्स बोले, क्या वर्ड बोला? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। हिंदी में वर्ड यूज करें, कौन से प्रोसीजर कब लगाए जाएंगे एंड कितने हद तक लगाए जाएंगे, ये आपको एक प्री प्लान होकर चलना पड़ेगा। सो आप ये मानकर चलिए प्लानिंग मींस NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या करना, डिसाइड करना। नंबर थर्ड जब आप प्लानिंग एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑडिट। एंड ऑडिट में हम डायरेक्टली क्या परफॉर्म करेंगे, अपने प्रोसीजर्स। क्लियर? सर दे आर कॉल्ड एज ऑडिट प्रोसीजर्स, दे आर कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो अलग अलग नाम के प्रोसीजर्स आपके पास आएंगे।
वन बाय वन आपको डिवाइडेशन करवाऊंगा कि कौन से प्रोसीजर कब अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने अभी वर्ड यूज करा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये किस टाइप के प्रोसीजर होंगे? रिस्क को असेस करने के, किस चीज का रिस्क, किस चीज का रिस्क? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का रिस्क, जो आप लोगों के लिए कॉमन वर्ड्स में आगे नेक्स्ट वन रहने वाला है। ये मेरे पहले 2-3 लेक्चर्स ही आप ये मान के चलिए तेरा ओवरऑल बेस बनेंगे पूरे ऑडिट के अंदर। सर सिंपली ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, ऑडिटर ने ऑडिट किसका करना है, बार बार ऑडिट किसका करना है, एफएस का। एंड एफएस के रिगार्डिंग व्हाट यू हैव टू फाइंड, एफएस के रिगार्डिंग व्हाट यू हैव टू फाइंड द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, नॉट मिसस्टेटमेंट्स, आई एम सेइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, बिकॉज छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हर जगह होती है, इतनी परफेक्शन तो ना मैनेजमेंट कर पाएगी ना मैं कर पाऊंगा। टू बी वेरी क्लियर, पूरा साल उन्होंने मिलकर बैठकर काम करा, एफएस बना के दी, और मैं 4 दिन में आके सारी गलतियां निकाल दूंगा? खुद भी कॉमन सेंस लगा। आप ऑडिट में कितने दिन डिवोट करेंगे, कितना टाइम डिवोट करेंगे, एंड आप अपने आप को कितना स्टीक समझते हैं कि मैं उनकी सारी मिसस्टेटमेंट्स रिपोर्ट कर दूंगा? सारी का तो मतलब ही नहीं बनता सर। इसीलिए मैंने वर्ड कहा कि आपको फाइंड आउट जो करनी है वो कौन सी फाइंड आउट करनी है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, कि हाँ मेजर मिसस्टेटमेंट्स ना हो, थोड़ी बहुत इन बिटवीन तो चलती, इतना तो मैटर नहीं है, इतना मेरा यूजर भी अपने आप में समझदार है, पता उसको भी है कि 100% सही तो कोई चीज नहीं होती, इतनी गलतियां तो थोड़ी बहुत बीच में प्रिवेल करेंगी भी करेंगी, बट हाँ कोई मेजर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट अमाउंट की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई द ऑडिटर इज कंसर्न अबाउट वन थिंग, टू फाइंड आउट द मटीरियल मिस्टेक्स। तो इन्हीं थिंग्स के लिए वो अपने प्रोसीजर क्या करता है, लगाता है। अच्छा, प्रोसीजर लगाने से आपके पास क्या ऑब्टेन होंगे? एविडेंसेस इकट्ठा करने की मेन वजह, बेसिस फॉर ओपिनियन, सबसे अच्छा वर्ड बेसिस फॉर ओपिनियन। सर कल को जो कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो कंक्लूजन किस बेसिस पे होगा? आपके एविडेंसेस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे ही मैं एक कंक्लूजन क्या कर पाऊंगा, ड्रॉ कर पाऊंगा कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, या यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड। जिस भी तरह की तेरी ओपिनियन है सर, उसका बेसिस ही कौन बनेगा? आपके ऑडिट एविडेंसेस। सर नाउ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड हुए, मैंने एक अपना ओवरऑल कंक्लूजन बनाया, ओपिनियन ड्राफ्ट करी। नाउ ये ओपिनियन जो प्रेस्क्राइब की जाएगी, ये ओपिनियन जो एक्सप्रेस की जाएगी वाया एक रिपोर्ट के जरिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर रिपोर्ट, जिसका इवन हेडिंग भी हम क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मैं तो वर्ड भी हेडिंग भी क्या लिखूंगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो दैट कि यूजर पढ़ने वाले इस चीज को पढ़कर, इस रिपोर्ट को पढ़कर ये एश्योरेंस ले सके कि इनका जो ऑडिटर था उसने इंडिपेंडेंट होकर ही ये ऑडिट को क्या करा है, कंप्लीट करा है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज वट एवर यू डू फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अगर मोटा मोटा अगर हम बांटे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर हम बांटे, नंबर 1 स्टेप इज प्लानिंग। अब वो बात अलग है, प्लानिंग से पहले आपने क्या करी, एंगेजमेंट प्रोसेस अपना कंप्लीट करा, बट द बेसिक स्टेप इज प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आपने क्या परफॉर्म करे, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स के बाद क्या ऑब्टेन हुए, एविडेंसेस, एविडेंसेस से आगे क्या दी, रिपोर्ट। दैट ऑल थिंग्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन योर वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, बिकॉज यही वर्किंग पेपर्स ही कल को तुम्हारे पे नेग्लिजेंसी नहीं आने देंगे कि ऑडिटर गलत था। क्योंकि कल को लेट इट बी क्वालिटी एश्योरेंस के अगर ऑडिट होंगे, माइट बी आईसीआई आपके ऑडिट करवाए, माइट बी कोई रेगुलेटरी बॉडी आपके ऑडिट करवाए, कि पहले तो इनको चेक करो कि क्या हमारे प्रोफेशनल सही काम कर रहे हैं। कहीं पता लगे हमारे प्रोफेशनल ही एथिक्स को नहीं फॉलो कर रहे, स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे, क्वालिटी कंट्रोल नहीं मेंटेन कर रहे। जब स्टैंडर्ड्स के अंदर कहा गया कि एवरीथिंग आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है, व्हाई यू नॉट मेंटेन द वर्किंग पेपर्स? आपने वर्किंग पेपर्स क्यों नहीं मेंटेन करे? सो कल को सर तुम्हारे डिफेंस के लिए, कल को तुम्हारी ही फेवर में ये वर्किंग पेपर्स, ये फाइल्स क्या करेंगी, काम करेंगी। तभी ऑडिटर की आदत क्या होती है, डायरीज मेंटेन करना। तभी ऑडिटर की आदत क्या होती है, फाइलिंग मेंटेन करना। हाँ वो बात अलग है, सॉफ्ट कॉपी में करो या हार्ड कॉपी में करो, बट हर हर ऑडिटर अपने काम किए हुए को पूरा प्रॉपर वे से क्या करेगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन।
तो ये टोटल 6 स्टेप्स काइंड ऑफ आपको बार बार नेक्स्ट आगे रेपिटेशन में मिलेंगे. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, टुडेज पार्ट. पढ़िए, एनालिसिस ऑफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ ऑडिट. पढ़ना मैंने आज भी मीनिंग ऑफ ऑडिट, बट द थिंग इज मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में ही मैं अपने सारे वर्ड्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. मैं तो इवन ये भी कहूंगा कि पर्टिकुलरली डेली इन लेक्चर्स को दोबारा भी सुनिए, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिए, बट मेरी टर्म्स बहुत निकल रही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग थिंग ही आपके पूरे ऑडिट का नेक्स्ट आगे क्या बनेगी, बेस बनेगी. लाइक आज ही बेशक आप चैप्टर 1 का कंटेंट पढ़ रहे हैं, मैं अपने 10 चैप्टर्स का कंटेंट आपको सुना रहा हूं कि सर ओपिनियन का मतलब क्या है, एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब. नेक्स्ट आगे 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स हमने वही क्या करने हैं, रीड आउट करने हैं. हाँ, तब वो थोड़े डिटेल्ड में होंगे, कंटेंट वाइज होंगे, बट यहाँ पे ओवरऑल अप्रोच आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी. चलिए, सबसे पहला पॉइंट सर, एक तो मीनिंग ऑफ ऑडिट में आपने क्या कहा था, द एग्जामिनेशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट. सर व्हाई इंडिपेंडेंट? फिर वही बात कि सर इंडिपेंडेंट क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर आप बायस्ड होकर काम करेंगे, पार्शलिटी के साथ काम करेंगे, मैनेजमेंट की फेवर में डिसीजंस देंगे, देन आई थिंक सो यूजर्स या स्टेक होल्डर्स तो ये जस्ट खाना पूर्ति कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और तुम्हें फ्री फंड में पैसे दे. टू बी वेरी क्लियर, अगर तुमने भी वही बात कहनी थी जो मैनेजमेंट ऑलरेडी कह रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर, फिर एक ऐसे एक्सपर्ट को बुलाने का फायदा क्या हुआ? ऐसे एक्सपर्ट को अपॉइंट करने का फायदा क्या हुआ जहां पे तुमने भी उन्हीं की फेवर ले ली जिनके बारे में हम सुनना चाहते हैं. हम यही तो सुनना चाहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट, और एक टर्म आएगी टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी, दैट इज दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस. नेक्स्ट आगे वर्ड्स आएंगे आपके पास कि सर हम यही तो जानना चाहते हैं कि जो ये मैनेजमेंट पार्ट में बैठे हैं, हम लोग बैठे स्टेक होल्डर्स, हमने बात करनी सिर्फ कभी कभार जो मीटिंग होगी, मे बी ईजीएम होगी या मे बी एजीएम होगी, हमने बात करनी तब. हमें क्या पता कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. एंड रियलिटी इज दैट हमें पता भी नहीं है, हमें इन मैटर्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है. तब भी तो सर हमने आपको अपॉइंट करा. अगर आपने भी वही बातें कहनी थी जो ऑलरेडी मैनेजमेंट कह रही है, फिर तो मैनेजमेंट सही थी. आपको अपॉइंट करने का फायदा क्या हुआ? हम आपको इसीलिए अपॉइंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली आप हमें एक रियल पिक्चर निकाल के देंगे, एक उसकी ट्रू एंड फेयरनेस के बारे में रिपोर्ट करके देंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन. ये तो हमें भी दिखाया जा रहा है और वही पिक्चर आप हमें दिखा रहे हो, वही चीज आप कह रहे हो. सर अगर है भी है तो हमें बेसिस बताओ, किन बेसिस पे आप कह सकते हो द कंपनी इज गोइंग गुड, किन बेसिस पे आप कह सकते हो कि कंपनी इज नॉट डूइंग गुड. हमें पता तो हो हमारा पैसा कहां लगा हुआ है, हमें पता तो हो. लाइक मान लो क्रेडिटर्स हैं या बैंकर्स हैं, लेंडर्स हैं, सर क्या वो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस जानना नहीं चाहेंगे? वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा. इनका क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करी जा रहे हैं इतनी एसेट्स हैं, इतनी टर्नओवर है, क्या पता इन्फ्लेटेड हो, क्या पता इनकी ओर से अपनी मैनिपुलेट कर रखी हो. क्योंकि नेचुरली जब कंपनी पे प्रेशर आएंगे, जब फाइनेंशियल प्रेशर कंपनी पे आता है, कंपनी किसी भी हालात तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट. आज की डेट में पर्टिकुलरली बैंक वाले आई थिंक सो सॉल्वेंसी कम नंबर्स ज्यादा देखते हैं कि सर इनकी सेल्स कितनी है. तो सर सेल्स क्या देख रहे, सेल्स देखने का मतलब थोड़ी कि इनकी सेल्स पहले इतनी थी अब सेल इतनी है. पता तो कर ले उनमें से जेन्युइन सेल कितनी है. आधी तो फेक बिलिंग कर रखी है, एंड उस फेक बिलिंग करने का मेन मोटिव क्या था, सेल्स को इन्फ्लेट करना एंड बैंक से क्या करना, लोन ऑब्टेन करना. अब डेटर्स ओवर वैल्यू कर रखे, आधे से ज्यादा डेटर्स तो क्या पड़े हैं, डेड पड़े हैं, तुमने बैलेंस शीट में आज भी दिखा रखे. एंड वो डेटर्स जिनको 2-2 3-3 साल हो चुके, पैसा आया ही नहीं, एंट्रीज वहीं के वहीं खड़ी हैं. अब इन दैट केस यही चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है. तभी आया नहीं कल पॉइंट एक आया था, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना. 1 by 1 ये चीज आपको सिखाएगा कि लेट इट बी बोरिंग्स हैं, लेट इट बी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, आप उनके रिगार्डिंग टू ऑडिट कैसे करेंगे. यही थिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए तो आपको बुलाया गया. एंड अगर आप ही इंडिपेंडेंट नहीं रहे, नेक्स्ट वन सर ये सारे प्रोसेस का कोई भी फायदा नहीं. पढ़िए, सबसे पहला पॉइंट, इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट, हाँ जी, judgment of a person is not subordinate. इज नॉट सबॉर्डिनेट. द मेन थिंग इज कि आपकी जो जजमेंट है, आपका जो डिसीजन है, वो अल्टीमेटली किसी
कि विशेष के अकॉर्डिंग टू सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। आप अपनी मन मर्जी से फ्रीडम के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, दैट इज द प्राइम मोटिव। अगर तुमने ही सबऑर्डिनेट कर कर किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू, मैनेजमेंट ने कहा क्लीन ओपिनियन दे दो, मैंने क्लीन ओपिनियन दे दी। जैसा मैनेजमेंट कह रही है ये चेक मत करो, मैंने भी चेक नहीं करा। मैनेजमेंट ने कहा ये सही है तो मैंने भी मान लिया ये सही है। तो सर आप वहां पे बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, आप एक तरफा होकर काम कर रहे हैं। जिस पर्पस के लिए आपको बुलाया गया वो पर्पस आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे। पढ़िए, अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट, हाँ जी, To the wishes or directions of a person who has engaged. हु हैव एंगेज्ड हिम। मैक्सिमम केस में ही होता है, मैक्सिमम केस में ये इन्फ्लुएंस ऑलवेज ऑलवेज आपके पास रहेगा। क्योंकि देख सिंपल सी बात, जिसने अपॉइंट करा उसी की तो मानोगे। फीस एंड ऑल किसने पे आउट करनी है, उसी एंगेज करने वाले पर्सन ने, अपॉइंटर ने। तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ऑलवेज जाता है। किस पॉइंट को लेकर कि जिसने एंगेज करा वो जैसा जैसा कहता जाता है वैसा वैसा हम लोग अपने ऑडिट में प्रोसेस करते रहते। अब वही बात आ गई ना, उन्होंने कहा, मैंने कुछ चीज पूछी, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहा, उन्होंने जैसा बताया मैंने उसको क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, विदाउट क्रॉस वेरीफाइंग, विदाउट चेकिंग। उसके ऊपर कोई एविडेंसेस भी ऑब्टेन नहीं करे, जैसा मैनेजमेंट ने कहा उनका व्यू पॉइंट मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था। अब मैंने मैनेजमेंट का एंगल इजीली क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया विदाउट क्रॉस वेरीफाइंग। सेकंड इज, मैनेजमेंट ने कहा कि ये चीज मत चेक करिए, मैंने भी नहीं करी। या इस पॉइंट में ज्यादा डिटेल चेक करिए, वहां पे करने लग गया। हर चीज मेरा स्टेप, ऑडिटर का हर स्टेप कौन कंट्रोल कर रहा है, दोस हु एंगेज। आगे, द ऑडिटर शुड बी, यस प्लीज Independent of a client so that he can form an opinion without being affected by सर। the influence. इसीलिए तो नॉर्मली कहा गया ना कि पर्टिकुलरली द ऑडिटर शुड बी होना चाहिए। और अल्टीमेटली जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, वन ऑफ द फर्स्ट एथिक्स में आपको क्या मिलेगा, द ऑडिटर मस्ट बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। क्योंकि सर अगर वो एक इंडिपेंडेंट होकर अपनी ओपिनियन नहीं बना पाया, देन ऐसी ओपिनियन का कोई फायदा, ऐसी ओपिनियन का कोई फायदा नहीं है जो इन्फ्लुएंस्ड होकर दी गई, जो अफेक्टेड होकर दी गई अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द अनदर। तो ऐसी ओपिनियन का कोई भी फायदा नहीं। आप क्लियरली स्टेट करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी को यूज करते हुए, इंटेग्रिटी को रखते हुए। हम कहते नहीं कि पर्सन की अपनी भी कोई इंटेग्रिटी होती है, अपनी भी उसकी कोई मतलब एथिक्स होते हैं कि अल्टीमेट ये थोड़ी कि हर बात मैनेजमेंट की बात माननी शुरू कर दो। जैसा उन्होंने कहा, जैसा चाहा वैसा मैंने करना शुरू कर दिया। देन लॉ ने मुझे क्या सिखाया, मेरे स्टैंडर्ड्स ने मुझे क्या सिखाया कि ऑडिट कैसे होगा। फिर तो आईसीआई गलत कर रही है, आईसीआई के स्टैंडर्ड्स बनाकर। स्टैंडर्ड्स बनाने की मेन वजह क्या थी कि तुमने क्लाइंट के अकॉर्डिंग नहीं, क्लाइंट तेरे अकॉर्डिंग चले, ऐसी पावर होनी चाहिए, ऐसा आपका रुतबा होना चाहिए कि अल्टीमेट सर यू आर द सुप्रीम, नॉट द क्लाइंट, नॉट द एंगेजर। अब वो बात अलग है कि ठीक है कहीं ना कहीं हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किस चक्कर में, कि अपना वो अपॉइंटर, अगर हमने उनकी बात ना मानी तो माइट भी वो हमसे काम छीन लेगा, तेरे माइंड में इनसिक्योरिटी, और कोई कारण नहीं। अगर तुम कहो ना तेरे पास यहाँ पे लाइन लगी हुई है क्लाइंट्स की, मजाल है कोई क्लाइंट हिल के दिखाए, फिर मैं जानू मेरा काम जाने। अपने को लगता है कि सर अगर मैंने ज्यादा 3-5 करी, ज्यादा मैंने नखरे दिखाए, तो माइट भी ये क्लाइंट अपना काम किसी और के पास ले जाएगा। मतलब दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी आपको तंग करती है, इन्फ्लुएंस करती है मैनेजमेंट की बात मानने। अगर तेरे पास अल्टीमेटली क्लाइंट्स की लाइन लगी हो, ऑडिट्स पे ऑडिट्स हो, तो तुम्हारी मजाल ही नहीं कि तुम उसकी बात सुन लो। आप कहोगे ये चीज चाहिए मुझे, मैंने ये इंफॉर्मेशन मांगी है तो मांगी है, शाम को डेस्क पे होनी चाहिए, नहीं होगी कल कलम फेर दूंगा, ओपिनियन पे ले जाऊंगा। समझे ना पॉइंट। आप इतना इंडिपेंडेंट, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम कहते नहीं कई बार पर्सन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह फड़क है, जो बात आती है सामने कह देते हैं, हाँ ठीक है हम तो है ही ऐसे। बट ये तब हुआ जाएगा जब आप अपनी इंटेग्रिटी वैल्यूज को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। बट वही बात है कि सर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कहा तो बहुत जाता है कि यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट, बट आप कभी इतने इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ये बहुत कम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। मैं तो ये कह रहा हूं नॉर्मली बिग फोर भी एग्जांपल ले लो, इंडिया में टॉप ऑडिट फर्म्स में तो बिग फोर आती हैं। सर बिग फोर भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती, वो सेवा ही इतनी करते हैं क्लाइंट, खाना पिलाना रहना,
अल्टीमेट पूरा पूरा आपका मन लगा के रखेंगे सर आप काम करिए, बट थोड़ा ख्याल रखिए। लास्ट में वो वर्ड हमेशा कहेंगे कि सर थोड़ा सा देखो कि चलो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती हैं, बट कोई ज्यादा इंपैक्ट मत डाल देना। और ऊपर से अनलिस्टेड वालों को तो पूछता कौन है, तेरे प्राइवेट कंपनीज को तो पूछता कौन है, जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है। बट सर लिस्टेड वालों के केस में तो गड़बड़ बहुत है ना, क्योंकि लिस्टेड वालों के एक तो रिजल्ट्स भी क्या निकलते हैं, क्वार्टरली, एंड हर क्वार्टर का उनका क्या होता है, लिमिटेड रिव्यू। देन उनका कंप्लीट पूरे साल का क्या होएगा, फाइनल ऑडिट। एंड अल्टीमेटली उनकी सब लोगों की, स्टेक होल्डर्स की निगाहें पूरी शेयर मार्केट में बैठी होती है कि आज ऑडिटर ने रिजल्ट क्या करने हैं, अनाउंस करने हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी, देखो ऑडिटर क्या कहेगा। एंड मैनेजमेंट को भी इस बात का पता है कि हमारा मार्केट कैप पूरा हिल जाएगा अगर ऑडिटर ने जरा सी भी कोई क्वालिफिकेशन, जरा सी भी उसने एडवर्स ओपिनियन दे दी ना, हमारी कंपनी खत्म, पूरा का पूरा स्टेक खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट लोगों ने रिलीज करवा लेनी है, वापस ले लेनी है। तो इसका ख्याल रखो, इसको समझाओ, बिठाओ, खिलाओ, जो कहता है दो, पर अल्टीमेट इसका ख्याल रखो कि सर अपनी अल्टीमेट ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। इवन इवन जहां पे सर देखो वही आता है ना, जिसका नमक खाया थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे अगले का मान। इन दैट केस पर्टिकुलरली चलो हम भी नॉट ईच एंड एवरी मैटर ओपिनियन के ऊपर लेके जाते हैं, इतनी समझदारी हमें भी। और दूसरी बात, मुझे अगर गलती मिली, कॉमन सेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करोगे, अपनी अप्रोच यूज करोगे, प्रोसीजर लगाओगे, कहीं ना कहीं मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगी। एंड मिस स्टेटमेंट्स मे बी ड्यू टू, माइट बी एरर, और मे बी फ्रॉड। मिस स्टेटमेंट्स के हमेशा दो कारण होते हैं, वन इज या तो वो एरर है, एरर मींस अनइंटेंशनल, या वो फ्रॉड है, फ्रॉड मींस इंटेंशनल। अब तुझे भी पता है दोनों में स्कोप किसका ज्यादा है। सर फ्रॉड अपने आप में ज्यादा संगीन है। एरर्स को लेकर अगर मान लीजिए मैंने कोई गलती ढूंढी, मुझे मिली, इन दैट केस माइट भी मैं मैनेजमेंट के साथ बैठकर, टीसीडब्ल्यूजी के साथ बैठकर, रिपोर्ट फाइनलाइजेशन होने से पहले हम लोग आपस में सेटल डाउन कर लें। अगर मेरी बात वो मानने को राजी है, मैंने गलती निकाली, मैंने टीसीडब्ल्यूजी को बताया, मैं क्या सर आपके अकाउंट्स में ये मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि डिस्क्लोजर सही नहीं है, या ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं है, बताओ। अब अगर मैनेजमेंट मेरी बात मानने को राजी है, सही करने को राजी है, तो मुझे रिपोर्ट में लेके जाने की क्या जरूरत। अब मुझे कोई शौक थोड़ी है कि गलती मिली मैं तो रिपोर्ट में लिखूंगा, मेरे को तो पता लग गया। ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलतियां, कुछ थिंग्स रेक्टिफाई हो सकती हैं एंड मैनेजमेंट इज ऑप्टिंग फॉर द सेम, देन सर इसमें कोई इशू नहीं है कि आप हर चीज को अपनी ओपिनियन में लेकर जाएंगे। द ओनली मेन मैटर्स, यही एक स्टैंडर्ड आपके पास आएगा, यही एक स्टैंडर्ड आपके पास आएगा कि सर जस्ट बिफोर द फाइनल रिपोर्टिंग, फाइनल रिपोर्ट तैयार होने से पहले, पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट आप किसके साथ डिस्कस करते हैं, विद द मैनेजमेंट, विद द टीसीडब्ल्यूजी। हाँ, अगर मैनेजमेंट, देख सुपरमेसी मेरी, मैनेजमेंट मेरे दिए गए पॉइंट्स को मानने को राजी नहीं है, ठीक करने को राजी नहीं है, ऑप्ट नहीं कर रही, मैं तो तैयार बैठा हूं, मैं तो ओपिनियन के अंदर लिखूंगा ही लिखूंगा, मैं तो बेसिस के अंदर इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। बट अगर मैनेजमेंट माइट भी आपके पॉइंट्स रेक्टिफाई करने को राजी है, उन डिस्क्लोजर्स को देने की राजी है, मान लो सपोज मैंने कहा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग ये डिस्क्लोजर नहीं दिया, कोई बात नहीं सर दे देते, डन, मैंने पॉइंट क्या कर दिया, कट कर दिया, ओपिनियन में नहीं लेकर जाऊंगा। सो इतना भी नहीं होता कि मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज में अपनी रिपोर्ट में लेकर जाऊंगा, ये नहीं। बस द ओवरऑल अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच मस्ट भी आपकी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। कि हमें ये ना लगे, सिचुएशंस देखकर ये ना लगे, सर्कमस्टांसेस देखकर ये ना लगे कि हमारा ऑडिटर दबकर काम कर रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, किसी की विशेष के अकॉर्डिंग टू काम कर रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेट ये अप्रोच आपकी टोटल ड्यूरिंग द ऑडिट एंड इवन एट द ऑडिट रिपोर्ट देते टाइम, यू मस्ट भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। कि सर विदाउट एन इन्फ्लुएंस जो मेरे मन में आया मैंने वो कर, बिकॉज आई हैव द सुप्रीमेसी ओवर द क्लाइंट। अल्टीमेटली जैसे मैनेजमेंट में कई बार क्या होता है, सीनियर एज के पर्सन एंड आप लोग अभी फ्रेशर्स, एज अ सीए हमने उनका ऑडिट करना क्या करा, स्टार्ट करा, बट स्टिल एक सीनियर एज के पर्सन को देखकर वैसे ही रिगार्ड आता है, वैसे ही अल्टीमेटली हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सामने वाला पर्सन जो भी कहता है हाँ ठीक ही कह रहा होगा, मतलब अभी उसने कुछ कहा भी नहीं, पहले ही उसका व्यू पॉइंट क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बेशक बड़े हैं छोटे हैं कोई भी है,
सर अल्टीमेट ऑडिटर कौन है? ऑडिटर इज आप, आपकी सुपरमेसी है ओवर द क्लाइंट। कोई भी पर्सन है, कैसा भी पर्सन है, कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपकी पावर ऊपर है, नॉट मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, आगे बढ़िए। इंडिपेंडेंस इंक्रीज ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी बायसनेस। यही तो मेन चीज है कि सर आप विदाउट बायसनेस क्या करेंगे, काम करेंगे। आपके काम में किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं दिखनी चाहिए। क्लियरली ऑब्जेक्टिव होकर आप अपना क्या करिएगा, काम करिए। नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन, हाँ जी, statutory provisions to ensure that auditor shall be independent. और आप कहते हो जी आपको इंडिपेंडेंस क्या सिर्फ स्टैंडर्ड्स ने बताई, क्या सिर्फ एथिक्स ने बताई? नो, इवन द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में, सेक्शंस में ऑलरेडी लिखा गया है द ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट में ही लिखा हुआ है द ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। पढ़िए, फॉर एग्जांपल इन द कंपनीज एक्ट 2013, हाँ जी, There are specific provisions that a relative of a director or a shareholder who is a CA cannot be appointed. क्लॉज आपने पढ़े थे डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर, कि जहां पे सर अल्टीमेटली आपका रिलेटिव डायरेक्टर की पोजीशन में है या केएमपी की पोजीशन में है, इन दैट केस आपका वो पर्सन कभी भी, मतलब आपको कभी भी उस कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाए। और डिस्क्वालिफिकेशन इतनी पढ़ने का मेन मोटिव क्या था? यही तो मोटिव था जिसको मैंने बार बार क्या कहा था, दूर दूर तक आपकी कंपनी के ऑडिटर का कंपनी से, कंपनी के लोगों से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां रिलेशन आता है ना, जहां पे किसी तरह का भी रिलेशन आएगा, माइट बी बिजनेस रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, वट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप कोई भी हो, सर आप इन्फ्लुएंस होंगे, आप ऑलवेज इन्फ्लुएंस होंगे। और हम ये चाहते नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस्ड होकर क्या करें, काम करें। आप अपनी सोच लिख कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग टू ओपिनियन प्रोवाइड करिए कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग टू क्या कहना है। अगर मैं ही अपनी बात क्लियरली ओपाइन नहीं कर पाया, फिर उसका तो कोई फायदा नहीं। इन दैट केस तेरे यूजर्स का और कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसी ओपिनियन देकर चले जाओगे, तुम्हारे यूजर्स का, तुम्हारे स्टेक होल्डर्स का जो फेथ है ना तुम्हारी डिग्री के ऊपर, तुम्हारे प्रोफेशन के ऊपर, अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा, वो धीरे 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 फेड आउट हो जाएगा। अब ये गुडविल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने अपनी गुडविल कैसे बनानी है। आपने एथिकल गुडविल बनानी है या अनएथिकल, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके एथिक्स है। अब अल्टीमेटली बहुत सारे पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं क्लियर कि जो अल्टीमेटली बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल भी। अगले साफ कहते हैं पर्टिकुलरली काम करेंगे तो अपने ढंग से करेंगे, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करेंगे जो एथिकल है। हम जरा सा भी कोई कॉम्प्रोमाइज अपने ड्यूटीज के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज दे वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब कहते जी हम नहीं किसी के मतलब सब्जेक्टिव होकर काम नहीं करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव होकर काम करेंगे। काम करवाना है तो करवाइए, नहीं तो जाइए। हम तो पहले कहते हैं पर्टिकुलरली कि जहां पे आपको इन्फ्लुएंस लगे, तभी मैंने क्या कहा कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करो। तुम लग गए सीधा प्लानिंग करने, स्ट्रेटेजी बनाने, वेट, पहले ये तो चेक कर ले क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं, उसका काम करना है या नहीं। माइट भी उसकी असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से मैं ऑब्जेक्टिव होकर काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट होकर अपनी ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं अपनी ओपिनियन ही नहीं दे पाया, सर आई थिंक सो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल क्या कर दी, खत्म कर दी। जिसके कारण लोगों ने, ऑनर्स ने तुम्हें अपॉइंट किया था, आपने वो पर्पस ही क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। दैट इज द पॉइंट कि सर इसीलिए इंडिपेंडेंट होने को कहा गया कि आप अपनी ओपिनियन बिल्कुल क्लियरली दीजिए, एंड इवन कोई गोल मोल नहीं, जो कहना है क्लियरली स्टेटेड वर्ड्स में अपना रिपोर्ट के जरिए, रिटर्न रिपोर्ट के जरिए क्या करिए, मेंशन करिए कि मेरा कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग ये है, इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग मेरा कहना ये है। तो जिन जिन मैटर्स पे आपकी ओपिनियन होती है, यू मस्ट क्लियरली स्टेट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इज इफ ऑडिटर, हाँ जी, Maintains high degree of independence, credibility of financial सर द मेन थिंग इज अगर ऑडिटर हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस क्या करेगा, मेंटेन करेगा, देन ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, उसकी एक रिलायबिलिटी, जिसको वर्ड यूज करते हैं, एक सच अल्टीमेट, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर ये ऑडिटेड हैं, आप तो ये कहो पर्टिकुलर इतना फेथ है पर्टिकुलरली आपकी जस्ट ये स्टैंप एंड साइन के ऊपर, आप अपनी ओर से बैलेंस शीट तो आप भी बना सकते हो,
ले बैलेंस शीट बनाकर किसी को भी प्रोवाइड कर दे सर, उसको ऑथेंटिक नहीं मानेगा। वो अल्टीमेट क्या कह देगा, सर इसकी क्या वैलिडिटी। ले उसी बैलेंस शीट पे जो तूने बनाई हमारी स्टैंप साइन करवा ले, एंड 1 मिनट से पहले वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी, एंड उसको वो कंसीडर भी करेंगे। कंसीडर करते हुए उसको नेक्स्ट आगे मान लो लैंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे, जिस भी पर्पस के लिए वो बनाई गई है सर वो प्रोवाइड करेगी। मैं कहा ऐसा भी क्या हो गया, पर्टिकुलरली वही बैलेंस शीट बनाई तो आपने ही थी, मैंने तो जस्ट उसके ऊपर क्या करी, स्टैंप साइन करी। कहते सर आपकी स्टैंप की ही तो वैल्यू है, आपके साइन की ही तो वैल्यू है। दैट मीन्स कि आपकी ओर से वो साइंड होना, हमारा एक ब्लाइंड फेथ होना दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्रेडिबल। बैंक वाले बहुत केसेस में जिन लोगों की ना बैलेंस शीट्स वगैरह नहीं बनती, 44 AD सेक्शन आप लोग पढ़ते हैं टैक्स में, जिनका प्रिजम्पटिव बेसिस पे, इन दैट केस बैंक वाले चलते हैं कागजों पे कि सर इसकी बैलेंस शीट कहाँ है। उनको क्या पता, अल्टीमेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे बनते ही नहीं है। तो इन दैट केस कहते हैं सर बैलेंस शीट तो चाहिए, उसके बिना तो फाइनेंसिंग नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, सीए के पास मतलब जाते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं एंड उनकी एक बैलेंस शीट नॉर्मल फिगर्स के बेसिस पे, रिटर्न के बेसिस पे बैलेंस शीट ड्राफ्ट करके दे देते हैं। अब इन दैट केस एक दो बार क्या हुआ, बैलेंस शीट ऐसे ही प्रोवाइड कर दी कि जाओ ये लो बैलेंस शीट आपकी बन गई, बैंक से वापस आ गई। कहते सर ये नहीं, वो कह रहे हैं स्टैंप साइन करवा के लेके आओ। मैं कहा मैंने कौन सा ऑडिट करा, ऑडिट होता तो स्टैंप साइन होती। कहते नहीं जी, फिर भी इसको चाहे स्टैंप साइन करवा के लेके आओ, नॉर्मल बैलेंस शीट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या पता बैंक के बाहर बैठ के तूने बनाई हो। कहते इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इन दैट केस उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर हमने नॉर्मली क्या करते हैं, इन दैट केस कोई प्रॉपर यूडीन एंड ऑल कुछ नहीं करते, जस्ट सिंपली स्टैंप साइन करा एंड अपनी सेफ्टी लाइन एज पर द डाटा प्रोड्यूस्ड बिफोर मी, क्लियर, या एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, कि जैसा हमें बताया गया, जैसा हमें दिखाया गया, अकॉर्डिंग टू दैट ये बैलेंस शीट मैं स्टैंप साइन कर रहा हूं। माइट भी अगर इसमें कोई गलती होगी, मैंने पहले लिखा था एज पर द डाटा प्रोड्यूस्ड बिफोर अस, क्लियर। तो इन दैट केस हम स्टैंप साइन करके फिर भी दे देते। अब नॉर्मली हर किसी की बैलेंस शीट ऐसे थोड़ी स्टैंप साइन करके दे देंगे, जब तक उसके रिगार्डिंग कोई रिलायबिलिटी नहीं आती, जब तक मैं अपने आप को श्योर नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेट क्लाइंट का कुछ नहीं जाएगा सर, लोगों में विश्वास मेरे साइन का है, मेरी स्टैंप का है, तो मुझे अपने प्रोफेशन की केयर करनी है, नॉट क्लाइंट। वो तो जगह जगह से बनाकर पता नहीं कहां से क्या चीज करके मेरे पास ले आएगा कि सर इस पे स्टैंप साइन कर दो, एंड 2-4 पैसों के चक्कर में अल्टीमेट हम लोग क्या करें, साइन कर दें। नो नो नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अल्टीमेटली या तो हमने वो डाटा बनाया हो, मुझे उसके कोई सोर्स पता हो कि कहां से वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई, अब ये कहां से लेकर आया, क्या सेल क्या परचेज कहां से, मुझे क्या पता, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। सो दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटेड एफएस, जब एक बार आपकी एफएस का क्या हो जाता है, ऑडिट हो जाता है, क्लियर। एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, यस प्लीज, will be accepted and respected by all एंड सर stakeholders. सारे स्टेक होल्डर्स अल्टीमेटली ऐसी ऐसी रिपोर्ट को क्या करते हैं, इजीली एक्सेप्ट करते हैं, एंड प्लस रिस्पेक्ट भी करते हैं कि सर वाकई में ये अपने आप में जेन्युइन बनाई गई, क्लियर। नेक्स्ट इज नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़िए। ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑन, हाँ जी। Financial statements including profit and loss account, हम्म। balance sheet and notes to account. पहली बात सर, हमने जो अपनी ओपिनियन प्रेस्क्राइब करनी है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, थोड़ा सा, एक पॉइंट तो लिखा हुआ है ऑलरेडी सर। मेरी जो ये इसीलिए बताया क्योंकि हेडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट या फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरी जो ओपिनियन होती है ना, मेरी जो ओपिनियन होती है वो 2 चीजों पे होती है ऑलवेज। वन इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मैंने क्या करे, एग्जामिन करे, एंड सेकंड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक पॉइंट तो कवर हो ही गया इसमें से कि आप अल्टीमेट ओपाइन जो करेंगे वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो कि ये बैलेंस शीट, द प्रॉफिट एंड लॉस एंड इवन द नोट्स टू अकाउंट्स, क्लियर। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, मेरी जो ओपिनियन होती है वो 2 पॉइंट्स पे होती है जनरली, ये आगे लिखा हुआ मिलेगा कहीं ना कहीं आपके पास, बट अब बात निकली है तो पॉइंट इज की ओपिनियन मेरी 2 पॉइंट्स पे होती है। वन इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने डायरेक्टली कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कहां से होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन नहीं करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द जर्नल, लेजर, ट्रायल, द बेसिक थिंग्स, द प्रिंसिपल बुक्स, द सब्सिडरी बुक्स,
इन सबको एग्जामिन करना, एग्जामिन करते ही सर यही तो नेक्स्ट आगे किसको बनाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन आती हैं, दो, वन इज द बैलेंस शीट एंड सेकंड इज एसपीएल एंड इवन द नोट्स टू अकाउंट्स। वो बात अलग है, कैश फ्लो किसी किसी केस में होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी किसी किसी केस में होती है, बट ऑलवेज हर कंपनी में तीन चीज तो मिलेंगी। नंबर वन इज बैलेंस शीट, नंबर टू इज एसपीएल एंड नंबर थ्री इज नोट्स टू अकाउंट्स अबाउट देयर ट्रू एंड फेयर। अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि सर मतलब ये प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन क्या, कि मतलब ये सही ढंग से बनाई गई, प्रेजेंट की गई एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लाइक कंपनीज एक्ट। अब आपने देखा कि कंपनीज एक्ट ने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है, वर्टिकल फॉर्मेट, कि इनकी बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनेगी। तो सर क्या उनको वैसे ही बनाया गया जैसा इनका फ्रेमवर्क कहता है? तो ये सारी थिंग्स के रिगार्डिंग आपने ओपिनियन क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। पढ़िए, द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ जी Financial statements is the responsibility of management. सर, ये बात अभी पल्ले बांध लो, पूरे ऑडिट में ये कभी अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की और प्रेजेंट करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ना तो कभी थी और ना कभी होगी। हमारा काम है जस्ट उसको रिव्यू करना एंड क्या करना, रिपोर्ट करना, दैट इज अवर ड्यूटी। और इसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं। तुम्हें सर ऑलरेडी बैलेंस शीट बनी बनाई मिलेगी, बनी बनाई मिलेगी। आपने अल्टीमेटली और कुछ नहीं करना, जस्ट उसको क्या करना है, एज पर द कंप्लायंसेस जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है सर, उसको चेक करना है, रिव्यू करना है एंड उसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्या करनी है, प्रिस्क्राइब करनी। बट इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि सर नेचुरली जो भी आप बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करेंगे एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स करेंगे। और आई थिंक सो एफआरएफ का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जिन कंपनीज पे इंड एस अप्लाई हैं तो उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेंगी। और अपने सिलेबस में अपन ने कौन से पढ़े हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपको सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड नॉट ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लाइक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट। अब आपने लिस्टेड के केस में किसको पढ़ा होगा, सेबी को। अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट। तो कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनके ऊपर ऑलरेडी एप्लीकेबल होते हैं। उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट। ये बनाकर लेकर आएंगे, मैं उसको जस्ट क्या करूंगा, चेक करूंगा। नेक्स्ट इज सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी। एंटिटी मींस, पढ़िए, हिज क्लाइंट कैन बी क्या लिखा हुआ है, एनी एंटिटी whatever is the क्या लिखा हुआ है, लीगल फॉर्म दैट इट मे बी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट और कंपनी। नेक्स्ट इज द एंटिटी में बी Profit oriented or a charitable one like anything. बिल्कुल, मतलब आपने तीन वर्ड्स यहाँ पे पढ़े थे, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या एनपीओ हो, whatever be the size, that means large scale, small scale, medium scale, कोई भी हो, and even irrespective of legal form, कोई भी हो सर, audit can be of any entity। ऑडिट आप किसी का भी करवा सकते हैं, किसी भी एंटिटी का। ये मैटर नहीं होता कि हमेशा लार्ज स्केल वालों का ही ऑडिट होगा, स्मॉल स्केल का करवा लो। आप स्मॉल स्केल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं माइक्रो एंटरप्राइजेस का करवा लो, स्मॉल तो फिर भी दूर की बात है, मीडियम एंटरप्राइजेस का करवा लो, सबका पॉसिबल है। आगे नेक्स्ट इज ओपिनियन, यस प्लीज, द पर्पस ऑफ, हाँ जी Audit is to express an opinion on financial statements. The auditor expresses an opinion on financial statements इन अ रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। वो तो कॉमन पॉइंट है कि सर आपकी जो ये ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, ये एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, नॉट ऑरली कि आप अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करेंगे। जो भी कहना है लिख कर प्रोवाइड करो, क्योंकि ये नेक्स्ट आगे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट भी करवाई जाएगी, प्रॉपर एज एविडेंस भी चलेगी कि हमारे सीए साहब ने ये कहा। ये थोड़ी ऑरली कहेंगे, तो एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। तो सर यहाँ पे भी आपको वन ऑफ द स्टैंडर्ड मिलेगा कि आपकी रिपोर्ट कैसी बनी होनी चाहिए, रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे। 700 सीरीज, 700 सीरीज, जैसे कल मैंने एक बताया था 200 सीरीज। सबसे पहला स्टैंडर्ड है एसए 200, जिसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपने आईसीए वाली रीड आउट करी। ऐसे ही सीरीज है 200, 300, 400 तो चलो इतनी नहीं है हमारे सिलेबस में, 500, 600, 700, ये हमारी सीरीज हैं। वन बाय वन ये सारे नेक्स्ट आगे क्या आएंगे, स्टैंडर्ड्स आएंगे।
तो 700 सीरीज तेरे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ही है। क्लियर? पढ़िए। टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, हाँ जी, We shall see that FS would not mislead anybody by ensuring. बाय एंश्योरिंग दैट। क्या इस लाइन का मीनिंग बताओगे, इसका मतलब क्या? दैट मीन्स आपने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या दो, ओपिनियन दो। मैं अपनी ओपिनियन क्या दूंगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगी। हाउ वुड यू से दैट? अगर ये सारे पॉइंट्स मैं एंश्योर करूंगा, अपने आप को सेटिस्फाई करूंगा, इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर ओके, आई विल क्लियरली स्टेट दैट यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर। मतलब पहली बात सर, आपको जो ओपिनियन देनी होती है, ओपिनियन आपको किसके रिगार्डिंग देनी है? ट्रू एंड किसके रिगार्डिंग? एंड अगर मैं बात कहूं, टू अचीव दिस ऑडिटर will consider these points. The auditor will consider these points. एंड थोड़ी सी स्पेस रखिएगा, या फिर नेक्स्ट आगे जब मैं कंटेंट बताऊंगा आपको, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि काइंड ऑफ ओपिनियन कौन कौन सी होती है। क्लियर? चलिए पहले तो ये पॉइंट्स पढ़िए, और ये सारे पॉइंट्स पढ़कर ना आपको लगेगा कि वाकई में ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि जब तक ये सारे पॉइंट्स वो चेक नहीं करता, आप कैसे कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय मिसलीड करना? व्हाट डू मिसलीड करना? दैट मीन्स एक गलत कंक्लूजन तक लेकर जाना। सर ऐसी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। हाउ द ऑडिटर विल से दैट? क्या थिंग्स को कंसीडर करने के बाद वो ये कह सकेगा कि नहीं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करेंगी, ये अपने आप में ट्रू एंड फेयर व्यू क्या करती हैं, शो करती हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हाउ वुड यू क्लियरली स्टेट दैट? बाय कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट, द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द, क्या लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आगे ना बढ़ गई कि सर अल्टीमेटली मैंने एग्जामिन करा, मैंने चेक करा कि जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं, मैंने उन अकाउंट्स को देखा एंड पाया गया कि अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू दैट। जैसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज थी, वहीं से पूरी रिफ्लेक्शन नेक्स्ट आगे मेन अकाउंट्स के अंदर क्या की गई है, प्रोवाइड की गई है। दैट मींस दे आर इन एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है जर्नल कुछ और है, लेजर कुछ और है। एंड लेजर से नेक्स्ट आगे आपने क्या बनाए होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसपीएल एंड ऑल। सर एग्जैक्टली जो यहां पे बैलेंसेस निकाले गए, एग्जैक्टली वो कहां ट्रांसफर किए गए, आपके एसपीएल में या बैलेंस शीट में। आई कैन क्लियरली स्टेट दैट कि द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू किसके, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 2 पॉइंट, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ जी, Are adequately supported by sufficient and appropriate evidence. इसको वर्ड बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, या डॉक्यूमेंटेशन, ठीक, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आप प्रॉपर वर्ड लिखो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सर हम लोगों ने ना, आई थिंक सो +1 क्लास से स्टार्टिंग थियरी पॉइंट्स में रीड आउट किया होगा कि जो भी अकाउंटिंग एंट्री आप लोग अपनी बुक्स में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट में बी वाउचर्स, बिल्स, उसके एविडेंसेस, कुछ भी। अब एक चीज देख, फर्स्ट पॉइंट रिलेट करता है तेरे सेकंड से। तुमने कहा फर्स्ट पॉइंट कि अकाउंट्स मैंने चेक करे, एग्जामिन करे, वो वैसे ही बनाए गए जैसी एंट्रीज कहां पे शो की गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की गई, वो सपोर्टेड बाय क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने उनके रिगार्डिंग एविडेंसेस क्या करे हैं, फाइंड आउट करे हैं। नॉट फॉर एवरी, वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, बट मैंने सैम्पलिंग बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे मैंने 15-20 एंट्रीज क्या करी, चेक करी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे। मुझे हर एक का क्या मिला, डॉक्यूमेंट मिला। मुझे हर एक का सपोर्टिंग क्या मिला, एविडेंस मिला कि किसी कारण से ही। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो एक्चुअली बुक्स मेंटेन करते हैं, एक एक एक्सपेंस का वाउचर प्रॉपरली क्या करते हैं, मेंटेन, एंड उसके साथ उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मींस उसका बिल, कोटेशन, एस्टिमेशन, कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी वो उसके साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे। फाइलिंग करनी हो तो कभी कंपनीज में जाकर नेक्स्ट आगे कॉर्पोरेट वर्ड्स में देखना, एक एक चीज का वाउचर, बिल एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो साथ में लगाएंगे। एंड उस बिल पे भी सर प्रॉपर ऑथराइजेशन, मान लो पेमेंट हुई है तो किसके साइन होंगे, एमडी के साइन होंगे, किसके साइन होंगे, हर चीज की ऑथराइजेशन आपको देखने को मिलेगी। यही चीजों से तो अल्टीमेट मुझे क्या होगा, वेरीफाई कि अल्टीमेटली सर द एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए,
नन ऑफ द एंट्रीज, हाँ जी, The books of accounts has been omitted in the process. of इसको लिख filing. कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। दैट मींस अब 3 के 3 पॉइंट्स रिपीट कर, 3 के 3 पॉइंट्स रिपीट कर, तीनों पॉइंट्स में रिगार्डिंग वर्ड एक है, क्या? एंट्रीज, बुक एंट्रीज जिसको कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या कहा? that the accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of accounts. Number 2 point is the entries recorded in the books are supported by sufficient evidences, yes, sufficient documents. Clear? Third is none of the entries have been omitted while compilation. कि जब ये कंपाइलेशन की गई, जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आगे शिफ्ट किया गया, तो प्रॉपरली 100% कंप्लीटनेस पाई गई। कोई एंट्री ऐसी नहीं दिखी कि जो रिकॉर्ड ना हुई हो। मेरे अकॉर्डिंग टू ये अकाउंट्स अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। क्योंकि देखो आधी मिसलीडिंग तो जा सकती थी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट ही ना होती। क्योंकि मैंने सर जो कंप्लीट नहीं थी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन क्या कर दी? प्रेस्क्राइब कर दी, जो अपने आप में कंप्लीट पिक्चर ही नहीं शो करती। पर कम से कम पहले पहले तभी कहा, पहले ये चीज एश्योर करो क्या डाटा कंप्लीट है, क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो मेरी ओपिनियन भी क्या जाएगी? सही जाएगी। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट नंबर 4 पॉइंट, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज, क्या लिखा हुआ है? कोई मतलब जो मैंने चेक करा है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इनके नोट्स टू अकाउंट्स, जो कुछ भी मैंने देखा, मुझे सर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मिला, किसी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं मिली। कई बार मैनेजमेंट ऐसी असर्शन यूज करती है, लैंग्वेज का हेर फेर करती है, जिससे वो अपने लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करती है। जैसे कहते हैं भारी भरकम इंग्लिश यूज करना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी ऐसी टर्म्स इन्होंने क्या करी हैं? यूज करी हैं, जो जल्द से जल्द किसी को समझ ही नहीं आएंगी। इन दैट केस ये ऑडिटर की ड्यूटी है उन सारे पॉइंट्स को चेक करना, कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट को लेकर एम्बिग्यूटी लगती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लैंग्वेज ऐसी कंटेन्ड है, कोई डिस्क्लोजर ऐसा कंटेन्ड है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अपने आप में क्लियरली स्टेटेड नहीं, जो कहना है क्लियर टर्म्स, डेफिनेट टर्म्स में बात करो, गोल मोल बात नहीं करनी, एम्बिगुअस होकर नहीं बात करनी, क्लियर, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। आगे बढ़िए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर, यस प्लीज, Properly classified, described and disclosed in इन conformity. कन्फर्मिटी विद द, वही पॉइंट आ गया ना कि सर उनकी प्रेपरेशन एज पर द क्या है? एफआरएफ है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सर प्रेपरेशन में वर्ड क्या आएगा? उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका डिस्क्लोजर। क्लियर? वर्ड क्या लिखा हुआ है सर? सर वर्ड इज क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल एफआर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट, सर वर्ड क्या लिखा हुआ है? true and fair picture of the operational results and of the assets and, अब इसमें 2 वर्ड यूज करें, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ 2 वर्ड्स हैं। वन इज ऑपरेशनल रिजल्ट्स, कहां से निकलेंगे? एसपीएल, लिखिए इसके ऊपर एसपीएल। एंड सेकंड वर्ड क्या बोला? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज बैलेंस। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन ये दोनों आइटम्स आती हैं, और इन दोनों के रिगार्डिंग ही पर्टिकुलरली हमने क्या करा है? डिस्क्लोजर प्रोवाइड करा, कि बेसिकली सर मैंने कंफर्म करा है, मैंने चेकआउट करा है, और जब ये सारी थिंग्स मुझे, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये जस्ट अभी फ्यू पॉइंट्स है, बट हाँ मेन सारी थिंग्स इन्होंने कवर कर ली, कि जिससे ऑडिटर अपने आप को एश्योर करेगा किस बात को लेकर? यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, कि मैं अपने आप को क्लियरली ये स्टेट करवा सकता हूं अगर मैं ये सारी थिंग्स क्या करूंगा? कंसीडर करूंगा। पहले 3 पॉइंट्स बुक एंट्रीज को लेकर। नंबर 4 पॉइंट कि जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की गई वो अपने आप में क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है। नंबर 5 पॉइंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई वो सर अपने आप में एप्लीकेबल एफएस के अकॉर्डिंग, सॉरी एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग या एएस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई, डिस्क्राइब्ड एंड क्या की गई है? डिस्क्लोज की गई है। एंड नंबर 6 पॉइंट, यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू या फेयर पिक्चर ऑफ किसकी? ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है सर, इन्हीं के बेसिस पे मैं अपनी ओपिनियन क्या कर दूंगा? प्रेस्क्राइब कर दूंगा। बट एक चीज बता, ये सब चेक करने के लिए तुझे क्या कलेक्ट करने पड़ेंगे? एविडेंसेस। एविडेंसेस के बेसिस पे ही क्या निकालोगे? कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन को ही, ओपिनियन की जरा आप अपनी रिपोर्ट में क्या कर देंगे? जाहिर कर देंगे। एंड दैट रिपोर्ट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, आगे बढ़ पड़िए। ऑडिटिंग प्रोवाइड्स एश्योरेंस, कि अगर सर आप समझो ना, ऑडिटिंग तो प्रोसेस था, ऑडिटिंग तो एक प्रोसेस है जिसमें तुम एग्जामिनेशन करते हो,
बट इस प्रोसेस से जो मैं ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से जो वर्ड निकल रहा है वो ओपिनियन वर्ड जो निकल रहा है, दैट गिव्स एश्योरेंस टू माय यूजर्स। जिन लोगों ने मुझे क्या करा, अपॉइंट करा, उन लोगों को एक विश्वास मिलेगा जो भी ओपिनियन मैं क्या करूंगा, प्रिस्क्राइब करूंगा। पढ़िए सर, इट्स बेसिक नेचर लाइज इन, हाँ जी, providing confidence to the users of FS. यस, सच एन एश्योरेंस लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड, हाँ जी, Confidence to the users that financial information reflected in FS can be relied upon. कैन बी रिलाइड अपॉन मीन्स विश्वसनीय है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। ऑडिटर ये बात कहेगा, क्योंकि मैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या करता हूं, विश्वास करता हूं, तो जाहिर सी बात है अगर ऑडिटर का विश्वास है तो उसी एश्योरेंस के बेसिस पे नेक्स्ट आगे आपके यूजर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या मानेंगे, क्रेडिबल मानेंगे, रिलायबल मानेंगे, एंड उनके ऊपर क्या करेंगे, रिलाय करेंगे। अदरवाइज मेरी ओपिनियन अगर कुछ और गई सर, लोगों का विश्वास टूटेगा, माइट भी आपका मार्केट कैप खत्म हो, मार्केट में अगर आपकी रेपुटेशन डाउन जाए, वो कल को कंसिक्वेंसेस कोई भी हो सकते हैं। ये मिस स्टेटमेंट्स करने से पहले आपको सोचना था, ना कि बाद में, क्योंकि ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट होकर ही क्या करेगा, काम करेगा। क्लियर? एंड बाय होम, यस प्लीज, इन इंडिया, हाँ जी, Audit is to be conducted by a professional हैविंग गुड अकाउंटिंग एंड, अपने से ना दो एक्सपर्टीज मानी जाती हैं, वन इज अकाउंटिंग बैकग्राउंड एंड सेकंड इज ऑडिट। देखो जी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम माने जाए ना माने जाए वो अलग चीज है, नॉलेज कंटेन्ड है वो अलग चीज है, बट वी आर एक्सपर्ट इन टू थिंग्स, वी आर एक्सपर्ट इन टू थिंग्स, वन इज अकाउंटिंग एंड सेकंड इज ऑडिट। क्लियर? नेक्स्ट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वर्ड क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, इज एलिजिबल टू कंडक्ट, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑडिट। ऑडिट के साथ लिख ले वर्ड स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। कहीं तुम कहो जी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वाला ही ऑडिट करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऑडिट्स लाइक इंटरनल ऑडिट जिनके पास सीओपी नहीं भी है वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, स्टैट ऑडिट, कंपनी ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट्स, जीएसटी ऑडिट्स, जितने भी तुम्हारे स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस में है सीए वही ऑडिट कर सकते हैं, कोई दूसरा मेंबर नहीं। पहली बात, सीए क्लियर करने से, डिग्री लेने से यू बिकम मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेंबर तो सभी हैं, बट हर मेंबर ओपनली अपनी ओपिनियंस वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, ओनली दोज पर्सन हु आर इन प्रैक्टिस हैविंग द सर्टिफिकेट ऑफ practice, only they are eligible to do practice. Clear? And वो ultimately one to one entities के क्या कर सकते हैं, ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए यहां पे सर मैं एक हल्का सा पॉइंट आपको बता रहा हूं ओपिनियन के बारे में, ताकि नेक्स्ट वन अगर कहीं वर्ड बीच में आए तो आप उसमें लैक ना करें, समझ में आना चाहिए आप लोगों को वर्ड। सर ओपिनियन यहां पे ना, क्या आप लोगों ने ये लिख लिया, ये रब कर दूं एक बार, यहां पे सर नेक्स्ट वन जो आपके पास आएगा रिगार्डिंग द ओपिनियन, थोड़ा सा एक बार बता रहा हूं। ओपिनियन सर दो तरह की होती हैं, दो तरह की ओपिनियन है, वन इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड मींस जिसको हम कहते हैं क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन मींस क्लीन ओपिनियन, एंड एक होती है मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। ये हल्का सा रिलेट कर ही लो क्योंकि नेक्स्ट आगे आपके काम आएगा ही आएगा। क्लियर? मॉडिफाइड ओपिनियन, सर जी मॉडिफाइड ओपिनियन होती हैं तीन तरह की, मॉडिफाइड ओपिनियन होती है तीन तरह की, वन इज एडवर्स ओपिनियन, वन इज एडवर्स ओपिनियन, हल्का हल्का मीनिंग बताऊंगा, डिटेल में सारे वर्ड्स आएंगे। एडवर्स ओपिनियन, सेकंड वर्ड इज क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड थर्ड इज डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। और इधर चलता है क्लीन ओपिनियन, इधर एक ही है, वैसे वर्ड खुद ही बता दिया ना, अनमॉडिफाइड, जहां पे सर कोई भी चेंजेस नहीं है, यस एवरीथिंग इज पॉजिटिव, द कंपनी इज डूइंग गुड, द मैनेजमेंट इज गुड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, हर लैंग्वेज क्या जा रही है, पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड, जिसको कहते हैं क्लीन चिट, सब साफ है जी, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और मोस्टली तेरे को ऑडिट में नेक्स्ट आगे जो पॉइंट्स आएंगे ना, जहां पे भी देख दो चीज होती है, सुनना ध्यान से, दो चीज होती हैं, एंड बीच में अभी क्वालिफाइड वर्ड छोड़ दो, क्वालिफाइड वर्ड अभी छोड़ देना, मैं दो वर्ड डिस्कस कर रहा हूं, वन इज एडवर्ड्स एंड सेकंड इज डिस्क्लेमर।
सर दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन जहां ऑडिटर काम कर पाया एंड क्या मिला, गलत मिला। पहला केस, काम कर पाए, प्रोसीजर लगा पाए एंड कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पाए कि यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस्टेक, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर। मतलब आप स्टेट कर पा रहे हो, आपने अपने प्रोसीजर परफॉर्म करे, एविडेंसेस ऑब्टेन करे, कंक्लूजन ड्रॉ करा और कंक्लूजन क्या निकला, नेगेटिव। क्या निकला, नेगेटिव। कौन सी रिपोर्ट इशू करेंगे, एडवर्स। कौन सी इशू करेंगे, एडवर्स। क्लियर सर। पहले रिलेट करना थोड़ा सा इसी पॉइंट पे, या चलती है एडवर्स या चलती है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड दोनों तरफ है, ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ, ये इन बिटवीन है, ये कॉमन है, सिंपल सी बात, साझा पर्सन है। अब जिसको हम कहते हैं, दोबारा सुनना, मैंने अपने प्रोसीजर लगाए, पहली बात लगा पाया, काम कर पाया, एविडेंसेस ऑब्टेन करे, मिसस्टेटमेंट्स मिली। क्या मिली, मिसस्टेटमेंट्स। सर अगर तो मिसस्टेटमेंट्स बहुत ही मेजर हैं, जिसको वर्ड बोलते हैं मटीरियल एंड प्रिवेसिव, दो वर्ड, मटीरियल एंड प्रिवेसिव। मटीरियल तो समझ गए होंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट अमाउंट। प्रिवेसिव मींस हर जगह, ऑल लेवल्स पे देखने को मिल रही है, फिर तो सर क्लियरली आपकी ओपिनियन क्या जानी चाहिए, क्या ओपिनियन जानी चाहिए, एडवर्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर। बट कई केसेस में, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, आपने प्रोसीजर लगाए, काम करे, एविडेंसेस ऑब्टेन करे एंड मिसस्टेटमेंट्स मिली, बट मिसस्टेटमेंट्स मटीरियल हैं बट प्रिवेसिव नहीं है। प्रिवेसिव का मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि हर जगह एंड ऑल कि आपको देखने को मिल रही है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसका इंपैक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं। बट मटेरियल है, इग्नोर भी नहीं कर सकता, क्लीन ओपिनियन भी नहीं दे सकता। नहीं तो अगर इमटेरियल होती, सुन दो वर्ड थे, मटेरियल एंड प्रिवेसिव, अगर तो दोनों है फिर तो ओपिनियन ही क्या जाएगी, एडवर्स। सर जी मॉडिफाइड ओपिनियन एडवर्स जाएगी, कंपनी बढ़िया नहीं कर रही, कंपनी में झोल चल रहा है, सीधा वर्ड कह देंगे। बट अब प्रिवेसिव तो नहीं है, क्या वर्ड है, मटेरियल। अब ऊपर से मटेरियल निकला, इमटेरियल होता क्या मैं कंसिडर करता, ऊपर से मटेरियल है, चल मानना प्रिवेसिव नहीं है। अब एक बात बता, क्या इतनी बात के लिए पूरी ऑडिट रिपोर्ट को आप गलत देंगे? क्या कोई इन बिटवीन रास्ता नहीं निकल सकता कि मैं कुछ एक्सेप्ट दिस बोलकर बाकी सही बोल दूं? कहते यस देयर इज अ वे आउट एंड दैट ओपिनियन इज बेसिकली कॉल्ड एज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मींस एक्सेप्ट दिस, बाकी सही। कि जहां पे अल्टीमेटली आउट ऑफ, जैसे एग्जांपल लूं कि 10 पॉइंट है, 10 में से 9 सही है, एक गलत है, 8 सही है, 2 गलत हैं, सर सारी रिपोर्ट एडवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप उस केस में क्या करिए, जस्ट क्वालिफाई कर दीजिए कि एक्सेप्ट दिस, बाकी ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड ओपिनियन। कि सर हर केस में थोड़ी आपको भी पता है, एडवर्स वर्ड यूज करना मतलब कंपनी खत्म हो, एंटिटी की पिक्चर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर तुमने वर्ड का यूज कर दिया एडवर्स। तो थोड़ा सा हमें भी टेकअप करना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी जहां देखा एडवर्स ओपिनियन इशू कर दी। यही तो सिखाया जाएगा कि किन किन हालातों में कैसे कैसे आप लोगों ने ओपिनियन क्या करनी है, प्रिस्क्राइब करनी है। टेक दैट मेजर्स। क्या मटीरियल एंड प्रिवेसिव है? इफ यस फिर तो कौन सी ओपिनियन दे, एडवर्स। इफ ओनली मटीरियल है, क्वालिफाइड देकर छोड़ दे। दैट मींस जिसको वर्ड क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट दिस, बाकी सही है। अब ये तो सिनारियो था जहां पे मैं काम कर पाया, एविडेंसेस ऑब्टेन कर पाया एंड अपना कंक्लूजन बना पाया। सर अब केसेस ऐसे भी मिलते हैं जहां पे आप अपना काम ही नहीं परफॉर्म कर पाए, प्रोसीजर ही अप्लाई नहीं कर पाए, एविडेंस की दूर की बात है। मैं ना तो अपने प्लान्ड प्रोसीजर लगा पा रहा हूं, ना मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा पा रहा हूं, मैं क्या सर मैं तो काम ही नहीं कर पाया। इन दैट केस आप कह रहे हो जी मुझे आप अपनी ओपिनियन प्रिस्क्राइब करो। ओपिनियन क्या प्रिस्क्राइब करूं जब काम ही नहीं हुआ? जिन थिंग्स पे, जिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे मुझे अपने प्रोसीजर लगाने थे, नहीं लगा पाए। अब फिर वही बात, क्या सभी जगह नहीं लगा पाए? अगर तो सभी जगह ऑडिट ही नहीं हो पाया, इन दैट केस ओपिनियन कोई नहीं है, एक वर्ड देकर छोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर। कि मैंने डिस्क्लेमर दे दिया सर कि मैंने इनका ऑडिट नहीं करा, ऑडिट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया, मैंने अपने प्लान्ड प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, प्लान्ड छोड़ो ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, कुछ भी पॉसिबल नहीं।
या अल्टीमेटली जिसको कहते हैं मैनेजमेंट काम नहीं करने देगी। मैंने अपने प्रोसीजर लगाने की कोशिश करी, मैनेजमेंट रोज इंटरफेरेंस कर रही है, मैं अल्टीमेट क्या करूंगा, डिस्क्लेमर देके बाहर, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो उसके ऊपर डिस्क्लेमर देके बाहर निकल जाऊंगा। कल को तुम जानो, तुम्हारा नेक्स्ट आगे काम जाने। एंड इवन जो नया ऑडिटर आएगा, मैं तो परफॉर्म करके नहीं गया, जो नया ऑडिटर आएगा वो भी ऑडिट असाइनमेंट टेकअप नहीं करेगा। क्यों? पिछले वाले ने क्या दिया, डिस्क्लेमर। पहले तो उसकी तहकीकात करेगा, क्या बात होगी भाई, वो डिस्क्लेमर देके गया। समझे ना पॉइंट? और वही बात, अगर कोई इतने मैटर नहीं है, जैसे मान लो सपोज वही एग्जांपल कि 10 में से मैं 2 एक्टिविटीज पे अपने प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया, नहीं लगा पाया, 8 पे तो हुआ। अब 2 के चक्कर में पूरी बैलेंस शीट पे, पूरी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर देगा क्या? उस केस में क्या चलेगा, क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड दोनों तरफ चलती है, विद एडवर्स ऑल्सो, विद डिस्क्लेमर ऑल्सो। बट द मेन 2 कौन है, मेन 2 कौन है, एडवर्स या डिस्क्लेमर। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है, एक में काम कर पाए, दूसरे में काम ही नहीं। अगर सिंपल शॉर्ट क्रक्स याद रखना है कि सर एडवर्स या डिस्क्लेमर, यहां जहां पे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए वहां एडवर्स जाएगी, जहां पे कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाए दैट इज डिस्क्लेमर। एंड क्वालिफाइड मींस इन बिटवीन। वो डिपेंड करेगा कि सर देखो ध्यान से, अगर तो मटेरियल एंड प्रिवेसिव है फिर तो कौन जाएगा, एडवर्स या डिस्क्लेमर। अगर सिर्फ मटेरियल है तो कौन जाएगा, क्वालिफाइड। एंड क्वालिफाइड की लैंग्वेज क्या होती है, एक्सेप्ट दिस, बाकी ठीक। तो जब आपने बोला ना एक्सेप्ट दिस, वो ऑटोमेटिकली किस में चला गया, क्वालिफिकेशन में चला गया, कि इसको छोड़ के बाकी ठीक है। मतलब मैंने मैटर्स भी बता दिए कि क्या गलत है, ये भी कह दिया कि बाकी सही है। ये इन बिटवीन ओपिनियन है। और एक होते बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, दैट ओपिनियन इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये कॉमन वर्ड्स में नेक्स्ट आगे बार बार आपके पास रिपीट होंगे। सो वहां पे आप क्लियर करो कि क्वालिफाइड मींस या एडवर्स मींस, डिस्क्लेमर मींस। तो ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी क्या रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए सर, यहां पे जो वर्ड है आपके पास, पढ़िए, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, why audit is needed। yes please, audited accounts provide high quality information. yes हाँ जी। It gives confidence to the user that information. अब इसमें ना मोस्ट कॉमनली पॉइंट्स तो रेपिटेशन में चलेंगे। ये कभी ना ऐसे पॉइंट्स देखने को पहले थे भी नहीं, ये सारा मॉड्यूल का कॉपी। पहले इन बुक में ये ऐसा कंटेंट था ही नहीं। वही चीज है ना, जब मॉड्यूल कॉपी करने लगे तो एवरी चीज, हर चीज उठाई और मॉड्यूल की यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब ये बेनिफिट्स और कुछ नहीं है, ऊपर वाले पॉइंट्स में से निकाले गए। पहला कि ऑडिटेड अकाउंट्स आपको हाई रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सर, ऑडिटेड अकाउंट से यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे बढ़िए, यस प्लीज। हाँ जी। on which they are relying, its qualitative and applicable auditing standards have been followed. बिल्कुल सर, और नेचुरली सर कोई ऐसी बात थोड़ी है, हम क्या कहेंगे कि सर ये प्रॉपर क्वालिटेटिव है एंड एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया गया होगा, फॉलो किया गया होगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस यूजर्स में आना, ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कंपनीज। हाँ जी। The financial statements are prepared by management consisting of directors. As shareholders are the owners of the company, बिल्कुल, they need an independent mechanism to check if दे नीड एन, ये आगे तेरा पॉइंट कल वाला वही, दे नीड एन इंडिपेंडेंट, क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म। क्योंकि कंपनी के केस में सबसे सूटेबल एग्जांपल है। कंपनी के केस में आपको वर्ड क्या मिलता है कि ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनर्स मैनेजमेंट की बात क्यों माने, हम आपके द्वारा शो की गई पिक्चर क्यों माने कि ये सही है, माइट भी गलत हो, क्योंकि हम थोड़ी वहां पे 24/7 प्रेजेंट थे, ये तो आपने बनाई। हम कैसे मान ले कि ये सही है या गलत है? इन दैट केस इसीलिए तुम्हारे स्टेक होल्डर्स, इसीलिए तुम्हारे ओनर्स एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म ऑप्ट करते हैं। दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑडिट। क्लियर? यस, टू चेक if the financial information is qualitative and reliable, hence their interest is safeguarded by, क्या लिखा हुआ है, an audit। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए ऑडिट की टेक्निक तो यूज की जाती है। नेक्स्ट इज, और दूसरी बात सर, ऑडिट करवाना, ऑडिट करवाना एक मॉरल चेक है, किसके ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर। हाउ, कैसे, बताइए। दैट मीन्स क्या चीज होगी एम्प्लॉयज के माइंड में, कि अगर वो कोई एक्टिविटी गलत करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन रूट करेंगे, वो बेपरवाह तब होते जब ऑडिट ना होता। अब मैंने सिस्टम में ऑलरेडी पहले लगा रखा है कि हमारे यहां तो ऑडिट होगा ही होगा, तो एटलीस्ट एक बार एम्प्लॉय फ्रॉड करने से पहले
कोई एरर करने से पहले, इंटेंशनली कुछ करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर, बिकॉज ये अपने आप में एक मॉरल चेक है लगाया गया, जो किसके ऊपर, इंप्लॉयज के। तो इंप्लॉयज भी पर्टिकुलरली एक बार तो सोचेंगे कि कहीं ये एंट्री ऑडिट में ना पकड़ी जाए, एंड ऑडिट में अगर पकड़ी गई तो सीधा रिपोर्ट में क्या होगी, हाईलाइट होगी। तो बड़ा केयरफुली डिजाइन करते हुए, पॉसिबल फिर भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंप्लॉयज हटेंगे अपनी बात से, पॉसिबल फिर भी है, बट वंस उसके माइंड में तो आया कि सर इन एंटिटीज का क्या होता है, ऑडिट होता है, सोच समझकर एंट्री करना, सोच समझकर रूट करना, कहीं पता लगे कल को ऑडिट के अंदर वो एंट्री क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो बड़ा सोच समझकर हमें चलना पड़ेगा, दैट मीन्स केयरफुली, दैट मीन्स एक मॉरल चेक है किसके ऊपर, इंप्लॉयज के ऊपर। एंड बहुत सारे इंप्लॉयज हैं वो रेजिस्ट कर जाते कि सर अपने अपन ही ऐसे पंगा लेंगे क्यों, अगर ऑडिट में पकड़े गए सारा पॉइंट अपने पे आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे आएगी, और ये मैंने करी है मेरे पे जाएगी, कल को फिर डिमोशन हो, काम से निकाला जाए, क्या फायदा। एंड कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलरली जो बड़ा फिर केयरफुली डिजाइन करते हैं कि इस तरह से इसको केयरफुली डिजाइन करो कि ये ऑडिटर की नजर में ना आए। बट मोस्टली ऑडिट एप्लीकेबल करवाने का वन ऑफ द मेन मोटिव, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऑडिट क्या सिर्फ तब होगा जब स्टैट्यूट कहेगा कि अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो ही आपको अपना ऑडिट करवाना है, और यू कैन डू इट वॉलंटरली ऑल्सो, वो तो आप अपनी एश्योरेंस के लिए करवा रहे हैं। हाँ ठीक है, किसी केस में टैक्स अथॉरिटीज ने एश्योरेंस मांगी तो ऑडिट करवाया, किसी केस में आरओसी ने ओपिनियन मांगी तो ऑडिट करवाया, अब किसी ने नहीं मांगी, मैं अपने लिए करवा रहा हूं। तो सेल्फ एश्योरेंस के लिए भी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम अपना ऑडिट करवा सकते हैं, ताकि मेरे इंप्लॉइज के ऊपर क्या रहे, एक मॉरल चेक रहे, एक इंटरनल कंट्रोल। अगर तुम समझो, ऑडिट भी अपने आप में क्या है, कंट्रोल जो आप लगा रहे हैं अपने इंप्लॉइज के ऊपर। नेक्स्ट इज आगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सॉरी ऊपर, एंड ऑडिट एक्ट एज, हाँ जी Moral check on employees from committing frauds for the fear of being discovered by. बिल्कुल सर, उनके माइंड में कहीं ना कहीं तो फिर भी एक बार रहेगा ना कि एंट्री सर अगर गलती से भी कल को एक बार पकड़ेगी और कहीं ना कहीं तो वो हाईलाइट होगी, क्योंकि ऑडिटर जो ऑडिट करता है ना, वो सस्पिशियस माइंड से करता है, शक्की मिजाज से करता है। दैट मीन्स जैसे हर जगह इस तरह से देखना कि यहां पे गलती है, और जब एक ऐसी अप्रोच के साथ आप क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं ना, आपको गलती मिलती मिलती। नॉर्मली प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। हम लोग कई बार अपना क्वेश्चन मैच कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहे होते, तू साथ वाले को बोल के देख, यार मेरी बैलेंस शीट मैच, भाई इसमें ये नहीं डाला, इसमें ये रह गया, ये गलत डाला, 1 मिनट से पहले गलती बाहर आती, तुम 15 मिनट से उस पर दिमाग लगा रहे थे, तेरे को तेरी गलती नहीं दिखी, उसने 1 मिनट नहीं लगाया, क्यों, वो बैठा ही गलती निकालने के लिए, समझे ना। उसने दूसरी बात उसने ये नहीं देखा कि क्या सही लिखा हुआ है, क्या गलत लिखा हुआ है, उसका माइंड वो चीज पकड़ रहा है। सेम अप्रोच अपने ऑडिटर की है कि सर हमारा जो काम करने का वे आउट है ना, अपना एटीट्यूड ऐसा मेंटेन करो, एक स्केप्टिज्म वर्ड चलता है, स्केप्टिज्म शक्की मिजाज, एक ऐसा शक्की मिजाज, अब एक डाउटफुल अप्रोच, क्वेश्चनिंग माइंड, जहां भी कुछ गलत लिखा क्वेश्चन, जहां भी कुछ गलत मिला इमीडिएटली डाउट रेज करा, उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। जब इस अप्रोच के साथ ऑडिट करोगे ना, 100% आपको मिस स्टेटमेंट्स क्या मिलेंगे, रिपोर्टेड मिलेंगे। वही है ना, तुम्हारा देखने का नजरिया ही क्या है, गलती निकालना, तो वो गलती निकलेगी, मिलेगी कहीं ना कहीं। बट अगर मान लो सपोज सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ऐसे ही बाहर निकल जाओगे, सब कुछ सही तो था, समझे ना। क्यों, माइंड ने पहले नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तभी ऑडिटर को एक पॉइंट कहा गया कि सर अपना नजरिया क्या रखिए, स्केप्टिज्म वाला रखिए, शक्की मिजाज रखिए, कि दैट मींस इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं तो होंगे, डाउटफुल अप्रोच कहीं ना कहीं तो होगी, कुछ ना कुछ गलती यहां पे हो सकती है। ओसीआईडी वाले दया आते कि नहीं आते, वो एक्चुअली वो बार बार एक ही चीज को रिपीट जो करते हैं ना, ये स्टडी है उनकी, ये उनकी अप्रोचेज हैं, एक ही चीज को बार बार देखना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बोलना, समझना, वो उनको एक डाउटफुल अप्रोच की ओर लेके जा रहा है। एंड जैसे ही डाउटफुल किसी ना किसी क्लू को छोड़ के तो जाएगा, वहीं से पकड़ लेगा। तभी तो डिटेक्टिव, एक्चुअली ऑडिटर का भी काम सेम जस्ट लाइक ऑफ क्या है, डिटेक्टिव। हाँ बट नॉट, हम होली सोली डिटेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारा समवट एक्सटेंड तक हमारा स्कोप क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल। बट सर आप भी अगर ध्यान से देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप भी क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन ही कर रहे हैं। डिटेक्शन ऑफ व्हाट, अबाउट मिस स्टेटमेंट्स,
कि कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई असर्शंस, कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई रिप्रेजेंटेशंस कहीं गलत तो नहीं, कहीं मैनेजमेंट ने कुछ गलत लिखा हो, मैनिपुलेट करा हो, या अनएम्बिगुअस या एम्बिग्यूटी के साथ उन्होंने कोई ना कोई टर्म यूज की गई हो, इन सारी चीजों को फाइंड आउट करना। पढ़िए नेक्स्ट इज यस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू, हाँ जी, Government authorities for determining tax liability. टैक्स वाले 1 मिनट से पहले आपकी जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप लोग पे आउट करते हैं इन दिनों, सर आप ऑडिटेड बैलेंस शीट क्या करिए, अपलोड करिए, वो 1 मिनट से पहले एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसेस वगैरह होकर रिटर्न्स वगैरह सारी हो भी जाती हैं। बिकॉज अनऑडिटेड बैलेंस शीट को वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो किसको एक्सेप्ट करते हैं, ऑडिटेड वाली को, कि ऑडिटेड के बेसिस पे अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करी है दैट इज ओके। हाँ वो बात अलग है कि बाद में कोई असेसमेंट ऑर्डर जब लगा, स्क्रूटनी में जब केस गया, वहां कुछ अलग देखने को मिला तो अलग चीज है, अदरवाइज 99% केस आपके ओके निकल। गवर्नमेंट भी ऑडिटेड बैलेंस शीट को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑडिटेड एफएस, हाँ जी, Can be relied upon by lenders, bankers. भाई साहब तुम्हें लोन ही किस बेसिस पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटेड एफएस के बेस पे। आप ये पर्टिकुलर मानो, लोग ऐसे बैठे हैं लोन लेने के चक्कर में टैक्स ज्यादा भी भरना पड़ा भरेंगे, रिटर्न्स हैवी करो। हमें पर्टिकुलरली स्पेशली कॉल आती है कि सर इस बार टैक्स तगड़ा भरना है। मैं कितना तगड़ा भरना है, कहते कोई बात नहीं जी, अपन रिटर्न कम से कम 12-15 लाख की बनानी है। मैं कहता क्यों, कोई लोन उठाना है क्या? हाँ सर वो 40-50 लाख का लोन लेना है, क्योंकि बैंक वाले तेरे 4-5 लाख की रिटर्न पे थोड़ी लोन देंगे। आपकी जो क्रेडिबिलिटी बनती है, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन बनती है, एलिजिबिलिटी बनती है, वो एज पर द डॉक्यूमेंटेशन बनेगी। पहले टैक्स के चक्कर में रिटर्न्स नील की भरते रहे, बाद में जब लोन की जरूरत पड़ी तब सर क्या करें, इन दैट केस डॉक्यूमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रहे, इतना लोन आपको मिलेगा ही नहीं। तभी मैक्सिमम लोगों की ना आदत होती है कि मान लो कम से कम 8-10 लाख की रिटर्न तो भरा करो साल की, क्यों, हमें फाइनेंसिंग की नीड पड़ी रहती है। कल को कोई वैल्यूएबल चीज लेनी, कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई जमीन लेनी है, कोई मान लो किसी भी तरह की कोई वैल्यूएबल एसेट्स आपने क्रिएट करनी है, कल को सपोर्टेड बाय क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। निकालनी फॉर्च्यूनर है, अल्टीमेटली रिटर्न्स जा रही है 3-3 लाख वाली, 4-4 लाख वाली, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। इतना लोन कोई भी बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग नहीं है। फिर वो क्या करेंगे, को बोरर साथ में किसी और को लगाएंगे, किसी और की डॉक्यूमेंटेशन गारंटी डलवाएंगे। बट अल्टीमेटली सर इन दैट केस नहीं। तभी तो मोस्ट लोग कहते हैं, स्पेशली चाहे रिटर्न मेरी कितने की बन रही है, 7 लाख की बन रही है ना, 10 लाख की बना दो, 20-50 हजार एक्स्ट्रा लगेगा, टैक्स लगेगा, दे देंगे, पर मुझे फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए। अगर फाइनेंसिंग ही ना मिली मेरा तो सारा काम रुक जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बिकॉज बैंकर्स सिर्फ और सिर्फ ऑडिटेड एफएस के बेस पे ही क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। सर अगर आपकी सेल्स, अगर आपके अल्टीमेट प्रॉफिट्स वगैरह नहीं होंगे, नेक्स्ट आगे आपको कोई फाइनेंसिंग नहीं करेगा। इसीलिए बैंक वालों का विश्वास क्या है कि सर नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं, ऑडिटेड बैलेंस शीट लेकर आओ। नेक्स्ट इज आगे, एंड ऑडिट में ऑल्सो, यस प्लीज, Detect fraud or अच्छा error. वर्ड है मे ऑल्सो, हाँ मैंने ये नहीं कहा यही करेगा, मे ऑल्सो, क्योंकि मेरा काम तो क्या था, अगर तुम समझो, मेरी ड्यूटी, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, रिव्यू एंड रिपोर्ट। मेरा काम था रिव्यू करना एंड रिपोर्ट करना। हाँ रिव्यू करते टाइम अगर मेरे सामने कोई फ्रॉड्स या कोई एरर्स आए, तो मैं उन फ्रॉड्स एंड एरर्स को क्या करूंगा, डिटेक्ट करूंगा एंड उनके बारे में रिपोर्ट करूंगा। बट कभी भी ये मत कहना गलतियां निकालना ऑडिटर का काम है, कभी। मेरा काम है रिपोर्ट करना, रिव्यू करना एंड रिपोर्ट करना। मेरे स्कोप में डिटेक्शन नहीं आती, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, साथ में बन जाता है। क्यों? जिसके रिगार्डिंग तुम्हें रिव्यू एंड रिपोर्ट करनी है, उसी के रिगार्डिंग तो तुमने लिख के देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो विदाउट विदाउट फाइंडिंग द एरर और फ्रॉड, हाउ कैन यू से दैट? दैट इज व्हाई वर्ड यूज्ड है मे ऑल्सो, कि सर ऑडिट में आपको कहीं ना कहीं एरर या फ्रॉड भी देखने को मिल सकते हैं, डिटेक्शन हो सकती है। बट सर एक वर्ड होता है, मैंने सिर्फ 3 वर्ड होते हैं जी, PDC, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन। 3 वर्ड दोबारा रिपीट करिए, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन। ऑडिटर के स्कोप में सिर्फ क्या आया, डिटेक्शन, क्योंकि प्रिवेंशन करना मेरा काम नहीं है, करेक्शन करना मेरा काम नहीं है, वो किसका काम है? एक्चुअली तीनों वर्ड बाय डिफॉल्ट किसके बनते हैं? मैनेजमेंट। एफएस किसने बनाई? तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन कौन करेगा? मैनेजमेंट करे, मैं थोड़ी करूंगा।
हाँ, बट मेरे स्कोप में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूं कि डिटेक्शन जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में, नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज माई टू रिव्यू एंड रिपोर्ट। मेरा काम है रिपोर्ट एक्सप्रेस करना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। बट पॉइंट इज जिसके बारे में ओपिनियन देनी है उसी की मटीरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में तो बताना है। तो विदाउट डिटेक्शन आप कैसे उसकी ओपिनियन प्रोवाइड कर पाएंगे? दैट इज वाई सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपका क्या बन जाता है? डिटेक्शन का, नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मेरे स्कोप में अच्छा अगर मान लो मैंने डिटेक्ट करके दे दी तो करेक्ट भी मैं करवाऊंगा। करेक्ट करना किसका काम है? मेरा काम है जस्ट डिटेक्ट हुआ, रिपोर्ट करा, दैट्स इट, अपना काम खत्म। ये मैनेजमेंट खुद ब खुद करेगी जो कुछ भी करना है। आगे चलिए नेक्स्ट, एंड ऑडिट रिव्यूज। हाँ जी, Existence and operations of various controls हाँ operating in any entity. सर जी, यहाँ पे कंट्रोल्स का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स, वन ऑफ द वाइडर टर्म पूरे ऑडिट के अंदर यूज होने वाली। एंड फिर वही बात, मैं तो अल्टीमेट एक ही चीज कहूंगा, तुम्हारे लिए जितना ये चैप्टर 1 बढ़िया परफॉर्म्ड होगा, 1 to 1 सारे मीनिंग आप रिटेन करेंगे, चाहे बेशक इन लेक्चर्स को दोबारा सुनिए, बट सर इन टर्म्स को थोड़ा सा माइंड में बिठाने की कोशिश करें। क्योंकि पूरी ऑडिट अप्रोच में अब मेरे लिए अब वर्ड आ गया इंटरनल कंट्रोल, बताना तो पड़ेगा। अब ये ना ऑडिट का यही पंग है कि टर्मिनोलॉजी जो अलग अलग चैप्टर्स में कवर्ड होगी, यूज तो पहले दिन से हो रही है, मीनिंग उनके अलग अलग जगह डिफाइंड है। अब इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या है? सर इस एंटिटी की वर्किंग के लिए, इस एंटिटी की ऑपरेशनल के लिए, ये जिसको वर्ड कहते हैं सर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग के लिए जो कंट्रोल्स यहां पे लगाए जाते हैं, दैट कंट्रोल्स आर कॉल्ड एज बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब द प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट क्या करती है? ऑप्ट करती है फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब लाइक अगर मैं कहूं कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन में भी, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्या आपको लगता है कि यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होंगे? लगे हुए हैं। हर चीज का एक सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है, चाहे जितने भी ऑपरेशंस यहां पे आप देखते हैं, चाहे वो फी कलेक्शन को लेकर है, बुक्स इश्यूएंस को लेकर है, कोई एमटीपीस को लेकर है, चैप्टर वाइज टेस्ट को लेकर है, क्लासेस कंडक्ट को लेकर है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर है, हर चीज को लेकर इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं, तभी थोड़ा बहुत ये इफेक्टिव चल रहा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही जो सबसे पहले चीज आपको फील होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्स, कि सर यहां पे अपनी चलेगी या इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ये आपको वहां के कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली वहां पे फीलिंग बता देगी। ये मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कहां लगे हुए हैं, ये सर जस्ट आपको फील अप होंगे कि सर ये देयर इज अ स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, कि यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि मतलब पर्टिकुलरली एक डेकोरम के अंदर, एक कर्टेसी के अंदर रहकर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। दैट फीलिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल्स। सो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अपनी इफेक्टिव वर्किंग के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए कोई ना कोई कंट्रोल्स अपनी डेली एक्टिविटीज में लगाए होते हैं। इवन ऑडिटर का काम है उन कंट्रोल्स के रिगार्डिंग टू भी क्या करना? चेकिंग करना। अब आप कहोगे कि सर सारे कंट्रोल्स जितने भी लगे हुए हैं, क्या सारे कंट्रोल्स ऑडिटर को चेक करने हैं? नो नो नो, मैं ऑडिट किसका करने आया हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दोज इंटरनल कंट्रोल्स विच रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरा स्कोप लिमिटेड है। और सर जी अगर इंटरनल कंट्रोल्स के ऑडिट में पड़ गए ना, ये खत्म नहीं होंगे। ये इतना वाइडर टर्म है, बहुत वाइडर टर्म है। कहते आप किस चीज का काम करने आए थे? एफएस का। तो भाई साहब एफएस के रिलेटेड चेक करो ना। मैंने ऑपरेशनल कंट्रोल्स का क्या करना? मुझे क्या मतलब? मुझे मतलब है तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिकॉज द वेरी क्लियर, कल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपको दो तरह के सिस्टम बताऊंगा कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड सेकंड अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वर्कआउट करते हैं। धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में अंदर क्या होगा? अपना कवरेज होगा। सो वर्ड इज हेंस इट इज यूजफुल एट पॉइंटिंग आउट, क्या लिखा हुआ है? अब लाइक समटाइम्स हम सुजेशंस सामने वाले पर्सन से, देखो वही ना, अपने द्वारा लगाए गए कंट्रोल्स कभी भी अपने को मतलब गलत नहीं लगते, हमेशा क्या लगता है? सही है। गलत सामने वाला पर्सन बताएगा जब वो इसका एनालिसिस करेगा। इन दैट केस मोस्टली हम कई बार सुजेशंस वेलकम करते हैं कि समटाइम्स अगर आपको कोई चीज लगी कि यहाँ पे ये कमी है, सर कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वैल्यूएबल सुजेशन लेना हम लोग जरूर वेलकम करते हैं। कोई बुरी बात थोड़ी है।
बिकॉज आप किसी इंप्रूवमेंट के लिए ही बात कर रहे हैं। हाँ, सुजेशन है, मानना ना मानना अपने पे। बट सम टाइम कई बार क्या होता है कि जो आपकी एंगेजमेंट टीम है, नॉट द पार्टनर ओनली, सम टाइम टीम भी अपने आप में क्या करती है, वैल्यूएबल सुजेशंस प्रोवाइड करती है कि सर इस चीज को आप ऐसे टैकल कर सकते थे, यहाँ पे ये कंट्रोल लग सकता था। तो अल्टीमेटली जहां भी आपको डेफिशिएंसीज मिलती हैं, इमीडिएटली मैं वो डेफिशिएंसीज क्या करूंगा, रिपोर्ट करूंगा टू द मैनेजमेंट कि सर मुझे आपके कंट्रोल्स में, आपके सिस्टम में ये गड़बड़ लगी, मुझे यहाँ पे डेफिशिएंसी लगी, मुझे ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे ये प्रॉपरली स्क्रूटनाइज नहीं हो रहा, गलतियां हो रही हैं, तो मैंने आपको बता दी। सुधारना ना सुधारना आपके ऊपर है, मुझे डेफिशिएंसी लगी, मैंने आपको रिपोर्ट करके दे दी। सो दीज आर द बेनिफिट्स कि अल्टीमेटली सर आपकी कमियों को निकालने के लिए भी ऑडिट अपने आप में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर? लो जी, फटाफट यहां तक स्क्रीन करिए सारे पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट लेक्चर में ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। यहां तक बताइए कोई भी डाउट, डू इट फास्ट, जल्दी। यहां तक कोई भी आपका डाउट? हमने तीन वर्ड्स आज, सॉरी दो वर्ड्स नए यूज करे। वन इज कॉल्ड एज एनटीई, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर मींस किस तरह के, टाइमिंग मींस कब, एंड एक्सटेंट मींस किस हद तक आप अपने प्रोसीजर लगाएंगे, आप अपनी असेसमेंट करेंगे। ये बार बार वर्ड आएगा हर जगह, देन आगे रिपीट नहीं करेंगे, सीधा वर्ड एनटीई डिसाइड करो, एनटीई डिटरमिन करो, हर जगह वर्ड यही आएगा। एंड सेकंड वर्ड आपने आज यूज करा पीडीसी, दैट इज प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। क्लियर? तो अल्टीमेटली यहां तक इसको क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। कोई मेजर कंटेंट तो नहीं है, टू बी वेरी क्लियर कि पहले दो लेक्चर हमारे हो चुके इस चैप्टर पे, स्पीड आपको देखने में ही मिलेगी, बट अभी नहीं, बिकॉज अभी आप बेस पे वर्कआउट कर रहे हैं। जब ये टर्म्स आप लोगों के माइंड में एक बार क्लैरिटी मिली, आज पहले से थोड़ा सा और बेटर लगा होगा, कल के बेसिस पे थोड़े से नए वर्ड्स और भी मिले होंगे। नेक्स्ट ऑन पहले एक बार बेस क्लियर करिए, देन वन बाय वन टॉपिक्स अपने क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। एंड प्लस लैंग्वेज मॉड्यूल वाली है, इसीलिए डे वन से कह रहा हूं, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग वर्डिंग नहीं है कि जिसको एक बार पढ़ा याद भी हो गई, ये इतनी जल्दी याद नहीं होगी, इसको बार बार रिवीजन में लेना पड़ेगा। क्लियर? सो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा, डेली के डेली इसको रिवाइज करिएगा, थोड़ा कंटेंट है चाहे ज्यादा कंटेंट। क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।